हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईसेट वन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्विक रिवीजन की सीरीज़ चला रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। और दोस्तों, आप सभी को पता है इसकी जो एग्ज़ाम की जो डेट दे रखी है हमको 20 जून, जो कि अभी ऐसा नहीं लग रहा हमें कि यह जो एग्ज़ाम है 20 जून को हो जाएगी। लेकिन ये एग्ज़ाम जब भी होगी, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 2 को हम देखेंगे आज, भारत का इतिहास। दोस्तों, एमपीपीएससी में एक यहाँ पर अभी जैसे कि सिलेबस को बहुत अच्छे से इन्होंने डिकोड किया है, और इस बार प्रीलिम्स में 10 यूनिट से आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन जो है हमको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, भारत के इतिहास से भी हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में हमको पूछे जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ से हमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि सिलेबस क्या दे रखा है। तो सिलेबस इसको देखिए, हमको प्रीलिम्स में यूनिट 2 से क्या सिलेबस दे रखा है। ठीक है, तो देखिए इसमें दे रखा है भारत के इतिहास में प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं। यानी आप इसको सीधे हम मोटे मोटे तौर पर माने तो प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास के बारे में ये दिया गया है, फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद में दूसरा टॉपिक देखिए दोस्तों, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी कि इसे हम मॉडर्न हिस्ट्री की संज्ञा दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री में एक टॉपिक आता है हमारे पास, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इससे रिलेटेड भी जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर आपको वन लाइनर के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, तो आप उन्हें अच्छे से देखते चलिए। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर एक दे रखा है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। तो यहाँ पर पुनर्गठन से संबंधित एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण और पुनर्गठन किस तरह हुआ, यानी वर्तमान में जैसे कि आप सभी को पता है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनका किस तरह से गठन हुआ। तो यहाँ पर 1947 के बाद से 2020 तक की जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई है वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशली आप ध्यान रखना पुनर्गठन से संबंधित। ठीक है, तो दोस्तों आप शुरू करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर इस टॉपिक में यूनिट 2 से, सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री से। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को पता है अब तक पीएससी में क्या होता था, हिस्ट्री में हमें 6 से 7 क्वेश्चन तो प्रत्येक एग्ज़ाम में हमको देखने को मिले थे। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन। लेकिन इस बार इन्होंने सिलेबस को बहुत अच्छे से डिकोड किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से 10 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, भारत के इतिहास से। तो अब भारत के इतिहास में जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री हो गया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया है, मिडिवल हिस्ट्री हो गया है, तो 3 टॉपिक तो सीधे यहाँ से बन रहा है। और चौथा 1947 के बाद का जो भारत का एकीकरण और पुनर्गठन हुआ, तो वो चीज़ें, यानी कि 4 टॉपिक सीधे सीधे यहाँ पर बन रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी तक तो यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ पर उम्मीद बहुत कम लगा पाते थे, हम अंदाज़ा बहुत कम लगा पाते थे कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। लेकिन अब तक जितने भी पेपर्स हुए दोस्तों, तो मॉडर्न हिस्ट्री से, और उसमें भी आपको स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो वो हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो इस बार भी हमें उम्मीद है कि 3 से 4 क्वेश्चन तो हमको मॉडर्न हिस्ट्री से ही देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन आपको एंशिएंट हिस्ट्री से और 2 क्वेश्चन जो है आपको मिडिल हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त 1-2 क्वेश्चन जो भी मिस वाले रहेंगे, मिसिंग का, तो आपको स्वतंत्रता के आंदोलन के बाद की जो भी घटनाएं, जो प्रमुख घटनाएं 1947 के बाद से भारत के एकीकरण के दौरान, तो वहाँ से आपको एक क्वेश्चन 1 या 2 देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इतिहास के बारे में हम अगर कुछ बेसिक चीज़ें अगर ओवरऑल देखें इसकी, तो इतिहास जो है 3 खंडों में विभाजित किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आज्ञा ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, इनको हम ज़्यादा डेप्थ में ना समझते हुए सीधे सीधे इनके की पॉइंट्स पे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल में हमको 3 काल देखने को मिलते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। वहीं आदि ऐतिहासिक काल में हमको 2 चीज़ें देखने को मिलती है। एक सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका काल हमको अक्सर पूछा जाता है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय था, वो सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान रखना। यहाँ से जैसे भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँगा। ठीक है, एकदम सार है दोस्तों। अगर आपके पास रिवीजन करने का टाइम कम है, तो आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दोस्तों आप सभी को पता है आदि ऐतिहासिक काल में एक काल आता है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है आज से लगभग 4 से 5 हज़ार वर्ष पहले हो गया था। उसके बाद में हमारे पास आता है
वैदिक सभ्यता, जिसका काल अगर हमें इससे पूछा जाए तो 1500 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। और इसमें भी वैदिक सभ्यता में हमको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय होता है वो ऋग्वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल जो होता है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उसके बाद में दोस्तों जहाँ से इतिहास की अच्छे से शुरुआत होती है, हम कहें कि इतिहास को हम अच्छे से जानते हैं, तो वो होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमको देखने को मिलेगा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व। तो दोस्तों आधुनिक विश्व से तो हमको यहाँ पर सिलेबस में नहीं दिया गया है, तो हमें उसको स्किप करना होगा। अब प्राचीन भारत के इतिहास में दोस्तों, जैसे कि प्राचीन भारत का काल कब से रहा, 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, ठीक है, 712 ईस्वी तक। तो प्राचीन भारत में भी दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय काल, उसके बाद में आता है मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य आता है, फिर मौर्योत्तर काल आता है, फिर गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल। ये आता है हमको प्राचीन भारत के इतिहास में, ठीक है। और अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखें तो यहाँ पर भी दो काल हमको देखने को मिलता है। एक आता है पूर्व मध्यकालीन काल, जो कि 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में। यहाँ पर भी हमको उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत, इनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ना रहता है, जिसमें हमको चोल, चेर, पांड्य, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इनके बारे में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। और वही एक आता है उत्तर मध्यकालीन, उसमें 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का समय काल रहता है। तो उसमें भी अलग अलग देखने को हमको मिलता है। 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में दिल्ली सल्तनत देखने को मिलता है, विजयनगर। दक्षिण भारत में हमको चेर, देवगिरी की यादव, वारंगल काकतीय, द्वार समुद्र की होयसल, मुगल काल, इनको हमको पढ़ने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत में स्पेशल याद रखना चौहान वंश, और एक आता है मुगल काल, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों आधुनिक भारत, तो दोस्तों आधुनिक भारत में आपको अंग्रेज़ों का आगमन, यूरोपीय काल, ठीक है। उसके बाद में मुगल साम्राज्यों का किस तरह से विघटन हुआ, फिर उत्तराधिकारी राज्य किस तरह से बने, फिर अंग्रेज़ों की भारत में विजय कहाँ से कैसे हुई, आप सभी को पता होना चाहिए। कर्नाटक युद्ध, बंगाल में हमको पलासी बक्सर की विजय अंग्रेज़ों की देखने को मिलती है। उसके बाद में मैसूर, इस तरह से देखने को हमको अलग अलग चीज़ें मिलती है। तो आधुनिक भारत में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को हमको मिलती है, जहाँ से दोस्तों अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस बार भी 3 से 4 क्वेश्चन 100% यहाँ से पूछे जाएंगे। तो उनको भी हमने सेपरेट यहाँ पर टॉपिक के साथ में कवर किया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में दोस्तों, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर वन लाइन और फैक्ट के फॉर्म में बताते चलूँगा, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो और आपका जो जितना भी कंटेंट है इंपॉर्टेंट वो कवर हो जाए। और 100% दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो यहाँ से बाहर हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक होगा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने अलग अलग डायमेंशन से इनको कवर करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, पहला फैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता में जो ईंटों की खोज की हुई थी, तो वो कहाँ पे हुई थी, कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, राजस्थान में स्थित है। अब दोस्तों मगध साम्राज्य में अलग अलग राजधानियाँ रही थी। तो अलग अलग राजधानियों में कौन सी, सबसे पहले गिरिब्रज रही थी, राजगृह रही थी और पाटलिपुत्र। तो आपको यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, उसमें से आपको 3 तो ये दिए जाएंगे, ठीक है। 3 ऑब्जेक्टिव तो ये दिए जाएंगे और एक अन्य दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि मगध साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो 3 तो ये हो जाएगा, और जो अन्य एक ऑप्शन रहेगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इन्हें स्पेशल याद रखना कि जो मगध की राजधानियाँ रही है वो गिरिब्रज रही है, राजगृह और पाटलिपुत्र, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, महावीर स्वामी का जन्म। तो फ्रेंड्स, महावीर स्वामी ये एक क्षत्रिय कुल से संबंधित है ना। और कौन सा वंश था इनका, जांत्रिक, ठीक है। इस वंश से ये संबंधित है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अब पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, पाटलिपुत्र नगर जैसे कि दोस्तों इसकी स्थापना की थी उदयन ने। और पाटलिपुत्र नगर जो है सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की है, उदयन ने। अब जहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ये वाली टेबल, ठीक है। इस टेबल को आप दोस्तों अच्छे से देखिए, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, इस टेबल से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपको पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन रहे, किसके शासनकाल में हुई। तो यहाँ से इस तरह से ये जो संगीति का नाम पूछा दिया जाएगा, कौन सी संगीति रही है, ठीक है, और कौन सा स्थान रहा है, अध्यक्ष कौन रहा, शासनकाल कौन सा रहा। तो यहाँ से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये टेबल पूरी तरह से याद रख लेना है अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इस टेबल को अच्छे से याद करना। अब देखिए दोस्तों, तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, राजगृह में। और इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे महाकश्यप। और किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। तो सबसे पहले ध्यान रखना, प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के शासनकाल में
आयोजित की गई थी। कहाँ पर? राजगृह में। और इसके अध्यक्ष रहे थे महाकश्यप। अब दूसरी जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वो किया गया था वैशाली में, और इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो साबक मीर रहे। और किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी ये? कालाशोक के। तृतीय जो रही है ये अशोक के शासनकाल में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र, ठीक है। और पाटलिपुत्र में यह संगीति जो है आयोजित की गई थी। अब अगली और लास्ट आती है फ्रेंड्स चतुर्थ बौद्ध संगीति, और ये कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष रहे थे, और कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में। तो ये टेबल दोस्तों आप अच्छे से याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है। तो इस टेबल को अच्छे से इसको मैच करके पढ़ लेना, ठीक है। अगला देखिए फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन ऑप्शन में दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, ठीक है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज यानी प्रथम अंग्रेज कौन थे? जेम्स प्रिसेप। इन्होंने कब पढ़ा था? 1700 इसको मुझे स्किप हो रहा दिमाग से, इसका जो सन है वो कब पढ़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना अशोक के जो शिलालेख को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज थे वो जेम्स प्रिसेप थे, ठीक है। खोज करने वाले व्यक्ति अलग रहे, और जो खोज करने वाले कौन थे? जेम्स पेंथलर ने इसकी खोज की थी, और जेम्स प्रिसेप ने इनको पढ़ा था अशोक के शिलालेख को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना। बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेकस, जिसे हम बोलते हैं डीमेकस, ये भारत आया था। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि बिंदुसार के शासनकाल में कौन विदेशी यात्री भारत आए थे? तो वो कौन आए थे? डाइमेकस। आगे देखिए फ्रेंड्स, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली, तो इसका मिश्रण है। तो गांधार शैली जो है इसमें किसका मिश्रण है? भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है। और ये कब आई थी? कुषाण काल के दौरान, ठीक है। तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण कौन सा रहा है? तो यहाँ की जो गांधार कला रही वो तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण है। कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किन्होंने चलाई थी? कुषाण शासकों ने, और बड़े पैमाने पर इन्होंने मुद्राओं को चलाया था। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहा। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, किसने इसको भारत का नेपोलियन कहा? तो वी.ए. स्मिथ ने। नए ट्रेंड में अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इसी तरह से देखने को मिलेगा कि कौन से व्यक्ति हैं वो जिन्होंने समुद्रगुप्त को विजय से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन घोषित किया या कहा? तो वो वी.ए. स्मिथ ने। तो आपको इनको दोनों तरीके से याद रखना है। भारत का नेपोलियन ये बहुत कॉमन हो गया है, आप सभी को याद होगा, लेकिन आपको ये किसने कहा था ये नहीं याद होगा, इसीलिए इसको याद रखना स्पेशली, वी.ए. स्मिथ। एरन अभिलेख का संबंध, तो फ्रेंड एरन अभिलेख जो है इसका संबंध किससे है? भानुगुप्त से। और ये कहाँ पर स्थित है एरन अभिलेख? सागर में, ठीक है। यहाँ पर सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य भी मिले हैं एरन में। दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो है वो किसकी स्मृति में है? तो चंद्र की स्मृति में है, तो इसको ध्यान रखना। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो फ्रेंड्स एलोरा के जो कैलाशनाथ मंदिर है इनका निर्माण कराया था राष्ट्रकूट ने, राष्ट्रकूट द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अब यहाँ पर दोस्तों ये टेबल ज़रूर याद रखना, ये टेबल से भी आपको एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर राज्य है, ठीक है, राज्य है, इसके बाद राजधानी है, प्रतीक है और शासक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक राज्य है, सबसे पहले ध्यान रखना कौन सा? चेर राज्य। इसकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी? बंजी या कुरूर, ये दोनों एक ही नाम है, बंजी या कुरूर इसकी राजधानी हुआ करती थी चेर की। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है? धनुष। और इसके जो प्रमुख शासक रहे वो कौन थे? सेनगुट्टनम। सेनगुट्टन ने पत्नी पूजा प्रणाली को पत्नी पूजा की शुरुआत की थी। और एक आते हैं आदि गेमान, और इन्होंने क्या किया था? गन्ने की खेती को शुरुआत की थी। किसने? आदि गेमान ने। तो ये पहला राज्य हो गया चेर। अगला देखिए दोस्तों चोल जो थे शासनकाल में इसमें उत्तराधिकारी घोषित किया जाते थे पहले से ही। और इसकी जो राजधानी याद रखना दोस्तों, मंतूर, उरियर, तंजावुर स्पेशली याद रखना। और चोल वंश का प्रतीक जो है वो क्या है? बाघ। अब इसमें देखिए दोस्तों जो इम्पोर्टेंट राजा रहे या शासक रहे करिकाल, ठीक है, इन्होंने कावेरीपट्टनम को बसाया था। एलोरा यानी श्रीलंका पर इन्होंने 50 वर्षों तक एलोरा का जो एक राजा था एलोरा, इन्होंने श्रीलंका पर 50 वर्षों तक शासन किया था।
आगे देखिए फ्रेंड्स, एक आता है पांडे। ध्यान रखना दोस्तों, ये चेर, चोल और पांडे तीनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने इस टेबल में सभी को अच्छे से अरेंज किया है। तो यहाँ से आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसकी राजधानी कौन सी रही है, इनका प्रतीक चिन्ह कौन रहा है, और ये जैसे सेनगुट्टम हो गया है, आदिगेमान, करिकाल, एलारा, नेडियान, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका संबंध किस राज्य से रहा है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना। पांडे की बात करें तो फ्रेंड्स, इसका जो शासनकाल था ये किसके हाथों में था, तो स्त्रियों के हाथों में इसका साम्राज्य था। मदुरई इसकी राजधानी हुआ करती थी और इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो मछली थी, ठीक है। और इसका प्रमुख शासक जो था वो कौन था, नेडियोन। और समुद्र पूजा की शुरुआत जो की थी ये इसी ने की थी, किसने, नेडियोन ने। तो आपको यहाँ पर इस टेबल को अच्छे से याद रख लेना। अब तक मैंने 2 टेबल बताई है, वहाँ आपको इन दोनों टेबल को याद रखना है। एक पहले जो बौद्ध संगीति से रिलेटेड और एक ये वाली टेबल, यहाँ से इन 2 टेबल से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। होयसाल, तो फ्रेंड्स होयसाल की बात करें तो इसकी जो राजधानी रही थी वो कौन सी, द्वार समुद्र, ठीक है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला जो पहले गुप्त शासक थे वो कौन थे, समुद्रगुप्त। परम भागवत की इन्होंने उपाधि धारण की थी। बाल विवाह की प्रथा ये कहाँ से शुरू हुई थी फ्रेंड्स, तो बाल विवाह की जो प्रथा शुरू हुई थी ये गुप्त काल में। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद, नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्मानंद। मगध की प्रथम राजधानी, तो दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी कौन सी रही, गिरिब्रज, जिसको हम क्या बोलते हैं, राजगृह, ठीक है। ये मगध की प्रथम राजधानी थी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी, तो ये पाली भाषा में की गई थी। बौद्ध ग्रंथ जो थे जिसको हम पिटक बोलते हैं, और इसकी जो रचना की गई थी पाली भाषा में। महावीर की माता, तो फ्रेंड्स महावीर का जो बचपन का नाम था वो क्या था, वर्धमान, ठीक है। महावीर के जो बचपन का नाम था वो क्या था, वर्धमान, और इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था, घोड़ा, ठीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था, घोड़ा। और बुद्ध को क्या बोला जाता है, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। जैन धर्म का सिद्धांत क्या कहलाता है, शैववाद। जैन धर्म का सिद्धांत कहा जाता है शैववाद। सेलखेड़ी का उपयोग हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था, किसका, सेलखेड़ी का। एरन अभिलेख का संबंध किससे है, भानुगुप्त से है। सती प्रथा के प्रथम साक्षी यहाँ पर मिले थे। दोस्तों ये आप कॉपी हो गया है, इसे आप थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था, तो फ्रेंड्स मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी और इन्होंने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ध्यान रखना, 7 श्रेणियों में। और मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय राज्य स्थापित किया गया था, तो प्रथम भारतीय राज्य किसने स्थापित किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ पे है, तो उत्तरांचल में अशोक का जो शिलालेख है ये कालसी में है, और कालसी कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। सातवाहनों ने सबसे पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में मौर्यों के अधीन कार्य किया था। तो सबसे पहले जो सातवाहन राजा हुआ करते थे ये स्थानीय अधिकारियों के रूप में सबसे पहले मौर्यों के अधीन कार्य करते थे। पुरुषपुर जो कि वर्तमान में इसे पेशावर के नाम से जाना जाता है, और ये किसकी राजधानी रही, कनिष्क की, ठीक है। भारतीय रंगमंच में यवनिका का जो शुभारंभ किया था, यवनिका का जो शुभारंभ किया था वो यूनानियों ने किया था भारतीय रंगमंच में। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका। तो ध्यान रखना, पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था, हर्षवर्धन को, और नर्मदा से इसे दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका था। नर्मदा के तट पर इन्होंने पराजित किया था, ठीक है। और ये पुलकेशिन द्वितीय जो थे ये कौन थे, तो ये एक सम्राट थे, ठीक है। इसे हम आगे देखेंगे, ये दक्षिण वंश के सम्राट थे। आगे देखिए फ्रेंड्स, इसमें अब श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे, तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का जो प्रतापी शासक था या राजा था वो था राजेंद्र। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था, चालुक्यों ने कराया था। राजराज ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। ये क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है कि अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता किसने स्थापित की थी, तो वो राजराजा ने। 12वीं शताब्दी या 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख जो है वो कहाँ मिले, कर्नाटक में। कालीबंगन कहाँ पे स्थित है, तो कालीबंगा फ्रेंड्स राजस्थान में स्थित है, और ये सिंधु सभ्यता का एक नगर है। हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना शहर या नगर रहा है।
मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। नालंदा, तो ये प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय। जातक, ये किसका ग्रंथ है? तो फ्रेंड्स जातक जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। अब जैन धर्म के जो त्रिरत्न है कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न है, ध्यान रखना, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरणों को में विभाजित किया गया। तो ये ध्यान रखना 15, कितने? 15 अधिकरणों में। कौटिल्य के द्वारा रचित जो ग्रंथ था वो कौन सा है? अर्थशास्त्र। इसमें राजनीति और अर्थशास्त्र से संबंधित चीज़ों का विवरण दिया गया है और ये कुल 15 अधिकरणों में विभाजित है। अशोक नाम जो है ये कहाँ पर है? मिलता है मास्की के अभिलेख में। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। पुरुषपुर जो है वर्तमान में इसे पेशावर के रूप में जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो चलाई थी वो किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने। और कुषाणों ने सबसे ज़्यादा भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाई। आर्यभट्ट कौन थे? तो ये खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे और ये गुप्त काल में से संबंधित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये रहे थे। अजंता कलाकृतियाँ जो है ये गुप्त काल से ही संबंधित है। फायान कौन थे? तो फायान जो थे फ्रेंड्स ये एक चीनी यात्री थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत में आए थे। राजराज प्रथम ने तंजौर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखना, तंजौर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, तो ये कौन थे? दंती दुर्ग। यादव सम्राटों की राजधानी कौन सी रही थी? देवगिरी। यादव सम्राटों की जो राजधानी रही थी वो देवगिरी रही थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसे भरतनाट्यम शिल्पकला है, तो ये क्या है? चिदम्बरम। ठीक है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है तो वो है चिदम्बरम। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर 700 ईस्वी एवं 800 ईस्वी के बीच बनाया गया। और कैलाश मंदिर का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? कृष्ण, एक राजा हुआ करते थे उन्होंने। तो एलोरा में कितनी गुफाएं, ये पहले आपको ध्यान रखना है। 34 गुफा का जो मंदिर है वो 700 से 800 ईस्वी में के बीच में कराया गया था। बुद्ध महानिर्वाण, तो ये कहाँ पे है? बुद्ध का महानिर्वाण कहाँ था? तो ये कुशीनगर जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे महानिर्वाण में प्राप्त हुआ। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन, तो वो क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है वो धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। सेतु बंधु के रचनाकार कौन थे? वाकाटक वंश के प्रवर सेन द्वितीय सेतु बंधु के ये रचनाकार थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली कैसी थी? तो फ्रेंड्स गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी ये कैसी थी? राजतंत्रात्मक थे। राजतंत्रात्मक ये थी गुप्त शासन प्रणाली। गुप्त काल में जो स्त्रियों की जो बराबरी थी वो पुरुषों के बराबर थी। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति जो थी ये पुरुषों से के बराबर थी, ये ध्यान रखना। पुलकेशिन द्वितीय, ये कौन थे? चालुक्य वंश के प्रसिद्ध शासक रहे पुलकेशिन द्वितीय, और इन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया था नर्मदा के तट पे, और दक्षिण की ओर इन्होंने बढ़ने से रोका था हर्षवर्धन को, पुलकेशिन द्वितीय ने। चोलों ने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को। पल्लवों के एकास्म मिलने का स्थान जो है, पल्लवों का एकास्म मिलने का जो स्थान है वो क्या है? महाबलीपुरम। पल्लवों के एकास्म रथ। राष्ट्रकूटों को तेलिप द्वितीय ने उखाड़ फेंका था, यानी राष्ट्रकूटों को किसने पराजित किया था? तेलिप द्वितीय ने। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की थी। हड़प्पा सभ्यता, ये कैसी सभ्यता था? ये काशी योगिन सभ्यता थी। ठीक है, यानी शहरी सभ्यता ये हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता जो थी, ये जो लोग थे ये मापतोल से परिचित थे, और इसका पता कहाँ चला? लोथल की खोज में। ठीक है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने कौन सी शिलालेख में किया? तो चौथे शिलालेख में इन्होंने कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन किया। ठीक है, ध्यान रखना, शिलालेख नंबर 4 ये इम्पोर्टेंट है। अशोक के मनसहरा व शाहबाजगढ़ी से प्राप्त वृहत शिलालेखों में
खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। ठीक है, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इधर हम इस साइड से लिखते हैं, यानी कि दाईं ओर से हम बाईं ओर चलते हैं खरोष्टी लिपि में, और ब्राह्मी लिपि में हम जो है बाईं ओर से हम दाईं ओर चलते हैं। अशोक के समकालीन तुरमई जो था ये कहाँ का राजा था? मिस्र का। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? चंदना। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है वो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अनेकांतवाद ये जैन मत से संबंधित है। श्वेतांबर स्थूलभद्र से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म, ध्यान रखना फ्रेंड्स, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी ये कौन सी थी? संस्कृत। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। गुप्त काल के जो राजा थे कुमारगुप्त, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। माँ मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम ये कालिदास की रचनाएं है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे ज़रूर याद रखना। कालिदास से संबंधित रचनाएं जो है पूछी जाती है। मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम ये किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की। पुंड्रवर्धन भुक्ति जो है उत्तर बंगाल में अवस्थित है। क्या? पुंड्रवर्धन भुक्ति ये उत्तर बंगाल में स्थित है। शक्तिशाली नौसेना चोलों के शासकों में की थी। ठीक है, शक्तिशाली जो नौसेना हुआ करती थी ये चोलों के शासकों की थी। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। तो जो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं इसमें गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। जो द्रविड़ शैली के मंदिर है दोस्तों ये कैसे होते हैं? ऊंचे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ऊंचे बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो नागर शैली के मंदिर होते हैं वो थोड़े आयताकार फॉर्म में बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। और यहाँ पर गोपुरम का मतलब क्या होता है कि जो तोरण होता है, तोरण के ऊपर अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से इसका संबंध है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय, इसका ध्यान रखना दोस्तों, व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। आपने अगर मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो उसमें आपको व्यापार करते हुए देखने को मिलता है। चंद्रोड़ों के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? तो ये दिया था J.H. मैके ने। सिंधु घाटी के लोग मात्र सत्य में विश्वास करते थे। विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो कैसे थी? उच्च समतावादी थी। चरक जो थे ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे। चरक, इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। हड़प्पावासी जो है कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी जो थे ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। और ध्यान रखना, हड़प्पा काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी, सबसे पहले वहाँ पर तांबे की खोज की गई थी। और तांबे से संबंधित एक रत्न मिला था दौलताबाद में। युगल समाधान या द्विशव संस्कार जो है ये कहाँ देखने को मिला? लोथल में। घनानंद जो थे ये सिकंदर के समकालीन थे। घनानंद। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की दोस्तों? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। ठीक है, अभी हमने देखा था नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? गया में। गया कहाँ स्थित है? बिहार में। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक ये है नागार्जुन। शून्यवाद का प्रतिपादन किया। बोध गया जो है निरंजना नदी के तट पर स्थित है। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह है। कहाँ पर? मथुरा संग्रहालय में। ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण क्या कहलाता है? गांधार कला। भारत में पहली बार सैनिक शासन व्यवस्था जो है ये ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। किसने? स्कंदगुप्त ने। अजंता की जो चित्रकारी है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ध्यान रखना दोस्तों, बाघ की जो गुफा है ये धार जिले में स्थित है। गुप्त वंश की बात करें दोस्तों तो इनका जो समयकाल रहा है 319 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच में गुप्त वंश। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था।
तो शैव धर्म से संबंधित कौन थे? चोल। ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति हमको कहाँ देखने को मिलती है? एलिफेंटा में। बेल की आकृति जो मोहर पर मिली है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं जो मेसोपोटामिया जो कि मिस्र की सभ्यता है के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ये किससे पता चलता है? बेल की आकृति पर जो मोहर मिली उससे। मगध की बात करें तो मगध में जो शासक रहे फ्रेंड्स बिंबिसार, बिंबिसार के बाद में अजातशत्रु और उदयन, और इनको क्या बोला जाता है? पितृहंता वंश कहा जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति कौन थे? सुभद्र। सम्यक शिखर जो थे इसका संबंध किससे था? पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र से माना जाता है सम्यक शिखर को। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से अर्धमागधी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अशोक ने अभी सभी जितने भी अभिलेख रहे उनमें एक रूपता से अर्धमागधी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में मिलता है और इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन? मेगास्थनीज। और ध्यान रखना इसमें किसका वर्णन किया गया है? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र ये किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। चीनी यात्री पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को कुषाणों ने जारी किया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? कुषाणों ने। भारत पर क्रमानुसार आक्रमण करने वाले कौन रहते हैं? तो सबसे पहले यूनानी, फिर रहे शक और उसके बाद में कुषाण। तो ये क्रम जरूर याद रखें, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कलिंग नरेश कौन थे? खारवेल। और इन्होंने किसे हराया था? ये छेदी वंश से संबंधित है, कलिंग नरेश खारवेल, और इसको हराया था अशोक ने। गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य कला के लिए ये प्रसिद्ध है। गुप्त राजवंश भू राजस्व की जो दर थे उसमें उपज का छठा भाग गुप्त काल में कर के रूप में लगाया जाता था। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो ये प्रयाग अभिलेख में किया गया समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल के जो शासक थे वो कौन थे? महिपाल। अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो कोलम का युद्ध, तो इसका संबंध किससे है? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था ये युद्ध, तब कोलम का युद्ध। तो जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध हैं दोस्तों उन्हें भी लिस्ट तैयार करके याद कर लेना। एक क्वेश्चन युद्ध से रिलेटेड जरूर देखने को मिलेगा। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा में धोलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। कहाँ पे? हड़प्पा में के धोलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। महावीर की मृत्यु, तो फ्रेंड्स महावीर की मृत्यु जो थे पावापुरी में, और इसका जो जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। मठ मंदिर स्तूप ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से? मठ मंदिर और स्तूप। शक संवत का प्रारंभ जो है कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल में? कनिष्क के। और कौन सा संवत? शक संवत। चोलों का राज्य क्षेत्र कौन सा था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग, ये चोलों का राज्य क्षेत्र था। पंतजलि जो थे पुष्यपित्र शुंग के समकालीन थे। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोक का जो शिलालेख है वो पाटलिपुत्र में स्थित नहीं है। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम, ये इनके बचपन के गुरु रहे अलार कलाम। अनुव्रत का संबंध किससे है? तो ये जैन धर्म का से संबंधित है अनुभ्रत। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो थे ये कौन थे? पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन से? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म जैन धर्म के जो उपदेश दिए गए ये बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे, तो ये भी जरूर याद रखें। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता जो है चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। तो चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन।
हेलीबेट और बेलूर में होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। तो होयसाल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? हेलीबेट और बेलूर में। 9वीं शताब्दी में विजयालय ने चोल साम्राज्य की नींव रखी। तो आपसे पूछा जाए कि 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयालय। विजयालय ने 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव डाली थी। नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। कौन सी? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं, और ये चोल शासकों के समय में बनी थी और सबसे अधिक विख्यात हुई थी। हड़प्पा की सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म के समाज के महिला शूद्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला गया था। बौद्ध धर्म के समाज के में किस पे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला शूद्र पर। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो थे ये समान नागरिक अधिकार की बात करते हैं, यानी ये समानता की बात करते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। तो ध्यान रखना, श्री कृष्ण का वर्णन कहाँ मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। और उपनिषदों की जो संख्या है वो कुल कितनी है? 108। मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य की जो प्रचलित मुद्रा है वो कौन सी? पर्ण। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। तो अब फ्रेंड्स इसके बाद में हम जैसे कि अगला जो हमारे पास आता है मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मध्यकालीन भारत के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।